नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों आज मैं बहुत ही एक ख़ास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विलास खरात जी। टॉपिक क्या है? दरअसल आजकल एक नया फ़ैशन चल गया है, आप सबने देखा होगा कि पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो पहले ये कह के विरोध करने की कोशिश की गई कि देखो, ये तो अंग्रेज़ों का कॉपी पेस्ट है। पहले ये खूब दुष्प्रचार चलाया गया, भयंकर तरह से दुष्प्रचार चलाया गया और जब ये देखा गया कि पब्लिक में तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की लोकप्रियता और दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। आम जनता है, चाहे वो एससी-एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ये देश का पूरा 90-95% तो उस पूरा का पूरा इसका फ़ायदा ले रहा है और सबको उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और जो जनरल वर्ग है, उसको भी इसने तमाम फ़ायदा ले रहा है, उसे सारे पोज़ीशन पे बैठ गया हर जगह पे। तो जब इनको अब ये दिख गया कि यार ये तो कोई हिल ही नहीं रहा, तब इन्होंने एक दूसरा प्रचार चलाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बेकार है, बिल्कुल रद्दी है, बेकार चाहिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए, इससे ये भला नहीं हो रहा है, वो भला नहीं हो रहा है। लेकिन जो पब्लिक इसका लाभ ले रही थी, ये तमाम भारत के लोग जो हैं, उन्होंने फिर इसको खारिज कर दिया कि नहीं बेकार तो कतई नहीं है, सबसे अच्छा है ये। अब इन्होंने क्या किया फिर जब देख लिया कि ये भी प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, अब एक नया नाम लेके आए हैं, नई एक कांसेप्ट लेकर आए हैं कि भैया संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है। अच्छा, ये तो सिर्फ़ इतनी सी बात रहती तो एक अलग बात था, इस पे चर्चा हो सकती थी। इस लाइन में इन लोगों ने इस हद तक, इस लेवल तक बंदे आगे बढ़ गए हैं कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश कर दी कि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बेकार है और ये नहीं, ये बाबा साहब जो हैं, वो बहुत बेकार हैं और उनका जो चरित्र है, वो हरण करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है, इसका कुछ नाम है, आंड स्वरूप कुछ नाम है इसका। आंड है, आनंद है, ऐसे कुछ तो नाम है इसका, जो भी नाम है। और इसको खड़ा किया गया है, कौन खड़ा किया गया है? लोग बता रहे हैं कि आरएसएस ने इसको खड़ा किया है। ख़ैर वो हमारे स्पेशल गेस्ट आएँगे, उनसे हम लोग सुनेंगे कौन व्यक्ति है, वो उसकी डिटेल्स बताएँगे। यहाँ पे मैं उसके कुछ क्लिप्स आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गँवाते हुए मैं उसका पहले ऑडियो दिखाता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है एंड देन फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हकीकत क्या है। इस धर्म युद्ध में जिसमें अंबेडकर की पोल खोल का अभियान चल रहा है, छुपा तो नहीं सकते। तो आपने सुना ये क्या बताना चाह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पोल खोल का अभियान चल रहा है। ये यानी कि इन लोगों ने अपना कोई एक अभियान चला रखा है जिसमें ये पोल खोल चल रही है बाबा साहब अंबेडकर की। ये आप देख सकते हैं, इसके पूरा हुलिया से देख सकते हैं, कोई पंडा है, जो भी है हम बात करेंगे। ये एक अभियान चला रहा है। आप समझ रहे हैं अभियान? अभियान चला रहा है। अच्छा जी, इसका अभियान सुनते हैं भैया, क्या अभियान है इसका? सुना भाई? या एक नंबर लेकर के हैं? 1 नंबर ले लेके? क्या-क्या बोला? फिर से बोलना ज़रा। 1 मिनट, कुछ बोल रहा है ये। मैं अच्छा, अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर रतन लाल, ऐसे लोगों को प्रोफेसर कहना भी, जो अच्छा। आरक्षण में 0 नंबर या 1 नंबर लेकर के हुँ। प्रोफेसर बने हो, क्या ज्ञान रख सकते हैं आप? अब बता दिए, ये बंदा जो है इसने ये बता दिया कि आरक्षण में 1 नंबर लेके अज्ञान बने हो, ये बने हो। अच्छा जी, चल सुना भाई, देखते हैं क्या और क्या सुनाता है। जान सकते हैं। हुँ। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, कब बना रहे थे? अच्छा। अंबेडकर प्रारूप समिति के केवल अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के हुँ। कार्यों को देखा जाना चाहिए। अच्छा, मिस्टर रतन लाल, अच्छा। मैं ये कहता हूं कि अंबेडकर केवल महारों के नेता थे। हाँ, सुन लीजिए। ये डिसाइड करेगा कि वो केवल महारों के नेता थे। समझ रहे हैं? ये डिसाइड कर रहा है। ये पंडा जो है, इसके ये पंडा जो है, इसके पता नहीं किधर-किधर दाँत निकले हुए हैं। इसको इसके जो तथाकथित कपिल मुनि जो हैं, श्राप दे रखे हैं पूरे शरीर में इसके। जहाँ मन करे वहाँ दाँत है, कहीं से भी निपोड़ दे रहा है। अच्छा जी, निपोड़ भैया,
सुन ले, पूरी बात सुन ले इनकी। अंबेडकर ने भारत के हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों अच्छा। का जो टूल्स था हम्म। उसके फेस थे। अच्छा। अंबेडकर ने महारों के अलावा महार रेजिमेंट बनवाया। अब हम्म। तमाम सुना, डॉक्टर अंबेडकर ने महार रेजिमेंट बनवा दिया है। तो भारत में आज के डेट में जितने रेजिमेंट चल रहे हैं, राजपूत रेजिमेंट चल रहा है, जाट रेजिमेंट चल रहा है, सिख रेजिमेंट चल रहा है, तमाम तरह के जो है वो हो गए, सब के सब देशद्रोही हो है। बाबा साहब अंबेडकर को गाली देते देते, उनको देशद्रोही बताते बताते भारत की तमाम जातियां हैं सबको देशद्रोही घोषित करने पे लगा हुआ है। अच्छा जी, सब सबकी खाल खींच, पूरी बातों की इसकी सुन लेते हैं, फिर इसकी खाल अच्छे से खींचते हैं। सुना भाई। ऐसा काम जो या उनको साबित करता है कि वो हम्म। कभी भी अच्छा। 40 जो करोड़ जनता थी उस समय उसके लिए काम नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा, उसके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। सुन लिया आप लोगों ने, उसके लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, और ये सबके लिए काम कर रहा था। इसके बाप दादे जो हैं सबके लिए काम कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, ये पंडा के बाप दादे जो हैं, जैसे अकबर के दरबार में बैठ के मुजरा गाता था रामतनु पांडे, बीरबल जैसे बैठता था तो वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था कि हम भारतीय लोग ना मुजरा गाते हैं भाई। उसके बैठ के दरबार में अकबर में पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे ये, समझ रहे हैं। अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। बाबा साहब ने इतने सारे आंदोलन चलाए अस्पृश्यता दूर करने से लेकर भारत के लिए, तो ये बंदा क्या कर रहे थे ये, चलिए हम पूरी चर्चा करेंगे, सुन ले पहले फिर चर्चा होगी। और वो केवल जो 10% उनके महार और चमार बिरादरी के लोग थे, जाटो भी उसमें होगा मैं कह सकता हूं, हालांकि अच्छा। जाटो अपने आप को कई जगह अलग करता है, और कम से कम और दलित धोबियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। अच्छा अच्छा। पासियों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, सोनकरों के खटिकों के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। तो सुन लिया आप लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया। ये गोबरा जो है ये हम सबको बता रहा है। अब इसकी मैं आप लोगों को कितनी बात सुनाऊं, इसने क्या क्या गोबरपंथी यहाँ पे बकी है, बहुत सारी बातें बकी है। अलग से नहीं मांग रहे थे। तो यह जो आदि आदि है, आप उनको ऐसा थोपने पे देश पे लगे हैं कि वो नॉन डिप्रेस क्लास जो और डिप्रेस क्लास भी जो उनके द्वारा बनाया गया था 1936 की जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर सूची निकली, उसमें क्या पासियों का नाम था, क्या उसमें धोबियों का नाम था, क्या उसमें खटिकों का। वो सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि ना अंबेडकर देश के साथ खड़े थे, ना अंबेडकर संविधान निर्माण चाहते थे, ना अंबेडकर कभी भी इस देश को आजादी चाहते थे। वो तो सुन लिया आप लोगों ने इसके क्या क्या क्लेम है। तो चले इसकी बहुत सी गपोड़ हमने सुन ली। अब हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विलास खरात जी, उनसे हम लोग जुड़ते हैं और सुनते हैं इसने ये जितनी जो तमाम तरह की गपोड़ हाँक रखी है इसमें कितनी सच्चाई है। इसने और भी बहुत सारे गपोड़े हाँक रखी है, उसको भी हम सुनेंगे। इसने ऐसी ऐसी गपोड़े हाँक रखी है कि पता नहीं कैसे अभी तक ये इतने आराम में है। तो वो भी एक एक थोड़ा सा और मैं सुनाता हूँ इसने और क्या क्या गपोड़े हाँक रखी है। कुल मिलाकर के हाई स्कूल से लेकर के और पीएचडी तक, डीएससी तक। हाँ, सुनिएगा ध्यान से, पहले पीएचडी कहा फिर बीएससी कहा, बीएससी तक। 16 अच्छा साल जी, पढ़ाई की। अच्छा। क्या यह संभव है कि 16 वर्ष में कोई व्यक्ति 32 डिग्री हासिल कर सकता है? हमने आरटीआई लगाया। आरटीआई में केवल आरटीआई लगाया है, अभी आरटीआई इसका देखेंगे क्या आरटीआई लगाया और केवल उनकी एल्फिंस्टन कॉलेज से जो एमए बीए की डिग्री है वहीं तक। देखिए इसने आरटीआई लगाया और इसको जो है बीए की डिग्री मिल गई। बाबा साहब अम्बेडकर इसकी नजर में बीए से ज्यादा पढ़ाई ही नहीं किए थे। सुन लिया आप लोगों ने। प्राप्त हुई और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि बीए तक पढ़े होंगे। हाँ, अभी ईमान लेता है ये अनपढ़ गोबरा जो है कितनी पढ़ाई किया है अपना नहीं बता रहा है, बाबा साहब को कह रहा है, मान लेता है कि उतना पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़े ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है पढ़े ही नहीं है, ये बता रहा है। आंड स्वरूप जो है ये बात बता रहा है। तो अब हमारे साथ जो है स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं और उनसे मैं डायरेक्ट हम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेंगे। शायद उधर से थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे ही जुड़ते हैं तो हम इन तमाम तरह के प्रश्नों का उनसे
सवाल जवाब करेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा। में सामान्य दर्जे के थे, उनकी डिग्रियों में जैसे हाई स्कूल में 37% नंबर है उनका। हाँ, ये परसेंटेज, अपना परसेंटेज बता बे पंडे, अपना बता ना। 3rd डिवीजन पंडों ने लिया था उस समय, जानकारी है? अपना प्रतिशत दिखा तो, कितना प्रतिशत लेके आया था तू, बता दे तो, बता। कई जगह ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को क्लासरूम में नहीं पढ़ने दिया जाता था, क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ते थे। तो ये जो पंडा है ये हमें बता रहा है, चलें सुनते हैं नंबर है इसकी। जो उनके बहुत ही न्यूनतम है। तो हाँ, बहुत न्यूनतम, बाबा साहब के तो बहुत न्यूनतम है, और इसके तो एकदम टॉपर था। इसके सारे पंडित जो हैं सब टॉपर थे। जरा सबके प्रतिशत बता, अभी पता चल जाएगा कौन कितना प्रतिशत लेके आया है। तो मुझे लग रहा है कि कभी स्कूल में भी नहीं गया होगा, इसके घर के माँ बाप ने कभी इसको स्कूल भेजा होगा, ये निकला होगा, रास्ते में देखा होगा, करे गौ माता तो इधर गोबर दे रही है, जाके मुंह लगा दिया होगा। गोमूत्र पी के मस्त टुन्न पड़ा होता होगा, फिर देखता होगा शाम को बच्चे आ रहे हैं, घर ले ले आता होगा। क्या पढ़े? अरे पंचगव्य खा के, पंचगव्य पढ़ाई पढ़े हैं। ये बता रहा है, प्रतिशत बताएगा हम लोगों को। अच्छा, और सुनिए। उसका भी महिमा मंडन और झूठ इतना परोसा गया कि अच्छा, वो झूठ उनसे परोस दिया विद्वान गया कोई है। व्यक्ति नहीं है। अगर वो हाँ, उनसे बड़ा विद्वान तू है तो एक संविधान लिख के दिखा दे यहीं पे, अभी पता चल जाएगा। इतने विद्वान थे तो बैरिस्टर होने के बाद कभी कोई वकालत नहीं की। तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहा है बैरिस्टर होने के बाद कोई वकालत ही नहीं किया बाबा साहब। ये बंदा जो है बता रहा है, अभी बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा, मान लेते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किए होंगे, तो बीएससी तक किए होंगे, अभी बोल रहा था। इस उन्होंने, बाबा साहब ने कितनी पीएचडी की है इसको जानकारी नहीं है, बोल रहा है मान लेते हैं। चलिए, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विलास खराज जी, इनको मैं स्क्रीन पे लेता हूँ। जी डॉक्टर विलास खराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस जर्नी पे। जी जी, धन्यवाद जी, अभी तक मेरे ख्याल से आपने ये वीडियो देखा होगा, ये वीडियो इसकी वायरल चल रही है, और ये तमाम तरह के प्रोपगंडा ये जो भी आनंद स्वामी है ये चला रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा सीधा सा प्रश्न है इसमें, कि इसने बहुत तरह के दावे किए हुए हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है? एक एक करके हम लोग चलेंगे। पहले तो ये बताइए कि ये है क्या, किस जाति से आता है जो इतनी इसके अंदर जहर है बाबा साहब को लेकर? जी। ये महाशय जो है, इनको राष्ट्र हित के लिए जितना हो सके उतना जल्दी मेंटल अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि इनका, आनंद स्वामी जी का मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये सोशल मीडिया पर आए दिन बुद्ध को गालियां दे रहा है, मौर्यों को गाली दे रहा है, और पिछली बार साइंस जर्नी पर ही उसको इनवाइट किया था जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन वहां शुरू हुआ था। तो तब ये छूट गया था, यही वो भगोड़ा पंडा बन गया था था ये। जिसने, इसको हमने इनवाइट किया था, मगर इसने ये दावा किया था कि ये किसी आतंकवादी की संतान है। इतिहास में जिन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा उसका खून इसके अंदर दौड़ रहा है, और उसने ये तक दावा किया था कि जो कोई बौद्ध भिक्षुओं को मारेगा, आंदोलन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं को मारेगा, उसको ये इनाम देगा। तो ये जो है, ये जो साधु है, तो लोग, आज इसका विज्ञापन चल रहा था आज के कार्यक्रम में, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि ये भगोड़ा है, ये आएगा नहीं, और मेरी आशा है, अपेक्षा है कि वो आए। यहाँ वैचारिक डिबेट हो रहा है। हाँ, मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूँ अगर ये आनंद स्वामी यहाँ पे जुड़ते हैं, और जुड़कर यहाँ पे जो भी इन्होंने क्लेम कर रखा है उसको यहाँ पे अपने सबूत के साथ यहाँ पे साबित करें, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से ही डॉक्टर विलास खराज जी से इस पर डिबेट कर लें। मैं एज ए मॉडरेटर यहाँ पे मौजूद हूँ, और पूरी तरह से अगले अभी 1 घंटे तक बने रहने वाला हूँ। अगर आ जाते हैं तो डिबेट जरूर होगी, और मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो जो जहां से भी सुन रहे हैं ये महोदय, तुरंत से तुरंत जुड़े। जी जी जी। तो इनका बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड ये सीधे तौर पर आरएसएस के एक पाले हुए गुंडे हैं।
ओके। क्योंकि इनकी भाषा, इनका रवैया, इनका बर्ताव, काली सेना। अच्छा। लोकतंत्र में हिंसा का समर्थन करने वाले लोग नहीं रह सकते। अगर नक्सलाइट लोग नहीं रह सकते हैं तो काली सेना, आरएसएस, डंडा, हथियार वाले लोग कैसे रह सकते हैं? या उन्हें ये संविधान बहुत गाली कैसे बकता इजाजत है। दे सकता है? ये अपनी ये बहुत पोस्ट पे गाली खुले बकता गाली है। बकता है। जी जी। तो इसलिए राष्ट्रहित में उसको मेंटल अस्पताल भेजना जरूरी है। एक बात ये, मगर एक सवाल है इसकी बातों को जवाब देने के पहले, कि जब आरएसएस के ही लोगों ने दिल्ली में भारतीय संविधान की कॉपी जलाई थी, तब ये पंडा कहां मर गया? जब आरएसएस के ही लोगों ने भारतीय संविधान को जलाकर ये प्रूव कर दिया था कि भाजपा की सरकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तब ये पंडा कहा गया था? तब उसको BN राव की याद क्यों नहीं आई? और एक साधु था जिसने ये बयान दिया था नरेंद्र मोदी को नाम लेकर कि फलाना फलाना तारीख तक अगर भारत का संविधान नहीं बदला तो मैं जल समाधि लेने वाला हूं। तब उस साधु को उठाकर लेके गए थे, मगर उस पंडे का क्या हुआ? ये पंडा तब BN राव को लेकर आगे क्यों नहीं आया? पिछली कुछ महीने पहले की बात है, एक शंकराचार्य ने एक बयान दिया था कुंभ मेले के दौरान। कुंभ मेले के दौरान एक शंकराचार्य ने बयान दिया था कि आने वाले वसंत पंचमी के दिन भारत का संविधान बदला जाएगा और नया मनु का संविधान लागू करेंगे। ऐसा सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में उस पंडे साधु का बयान जा रहा था, तब ये पंडा कहां गया था? तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा दावपेच में परिवर्तन करते हैं, अपने उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करते। उनका दावपेच क्या था? उनका दावपेच अब तक ये था कि अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य लोगों पर राज करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है, क्योंकि भारत के संविधान की मूल बुनियाद वोट का आधार है और ब्राह्मणों के पास वोट कम है। और बहुसंख्य आबादी जो बैकवर्ड कास्ट की है, यहाँ के बहुजन लोगों की है, उनके पास बहुसंख्य आबादी होने के कारण उनके पास वोट ज्यादा है। तो ब्राह्मणों ने अब तक हिंदू के सहारा लिया, हिंदू शब्द का सहारा लिया और हिंदू के नाम पर वो बहुसंख्य लोगों का नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हाईजैक किया। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, CPI CPM ब्राह्मणों की पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। तो ब्राह्मण लोगों ने लोकतांत्रिक ढांचे का विरोध किया है, मगर जब संविधान लागू हुआ, मुझे वो बात याद आ रही है कि एक शंकराचार्य था और उसने ये वक्तव्य दिया था कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक अछूत व्यक्ति ने लिखा हुआ है। बताइए। इतनी घृणा उस समय के एक शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब क्यों बोल रहा है, सवाल है। उनके मुद्दे पर जाने के पहले हम कुछ जानकारी दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप क्यों बकवास कर रहे हैं। क्या वो अकेले के बलबूते पर कर रहे हैं? और भारत के संविधान के साथ राष्ट्रपति बंधा हुआ है, भारत के संविधान के साथ प्रधानमंत्री बंधा हुआ है, भारत के संविधान के साथ CJI बंधा हुआ है। तो एक अंड संड कुछ भी बक रहा है, एक गुंडा किस्म का आदमी, तो CJI उसको गिरफ्तार करने की ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? राष्ट्रपति उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्या प्रधानमंत्री उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं दे रहे? इसका मतलब है कि एक सिंगल आदमी एक डिबेट चला रहा है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को खुलेआम गालियां दे रहा है, और भारत में लॉ एंड ऑर्डर का मामला खड़ा हो सकता है, ये जानते हुए भी लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई चुप है, और ब्राह्मण बनिया मीडिया इस गुंडे को, इस पंडे गुंडे के बातों को तवज्जो दे रहा है। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी के लोग इसके पीछे प्लान वे में एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर जी जी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, नहीं एक मिनट, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पहले इनका स्टैंड क्या था? प्रभात प्रकाशन की एक किताब है, प्रभात प्रकाशन ये आरएसएस की संस्था है, आरएसएस का पब्लिकेशन है। उस प्रभात प्रकाशन का एक राय नामक एक लेखक है, राय बहादुर राय नामक लेखक है, उसने किताब लिखी, ये संविधान हमारा या अंग्रेजों का। मोहन भागवत के द्वारा इस किताब का प्रोपेगेंडा किया गया, यानी पहले स्टैंड लिया कि ये संविधान हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का है। अरुण शौरी ने एक किताब लिखी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। अरुण शौरी एक आरएसएस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, और आरएसएस के एक थिंकर के तौर पर जाने जाते। आरएसएस कोई थिंकर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस फालतू लोगों का संगठन है, उनके पास कोई थिंकर ही नहीं है। झूठ बात को प्रोपेगेंडा करना ही इसको थिंकर नहीं कहा जा सकता। अब बिल्कुल सही। पिछले बार अरुण शौरी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि सबको तुमने हड्डियां बांट दिया तो मुझे कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। शायद वो दुखी थे और उन्होंने मोर्चा खोल दिया, अब उनको घर में बिठा दिया है। बीजेपी आरएसएस के बीच में एक संघर्ष चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, उसमें कुछ लोग दबाकर घर पर बिठाए गए हैं, उसमें अरुण शौरी है, और अब वो बीजेपी के खिलाफ है। मगर शुरू में उन्होंने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट कहा, अंग्रेजों का हस्तक कहा। और जब संविधान को 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब आरएसएस के लोगों ने एक समिति का गठन किया था संविधान बदलने के लिए। ओके। सन 2000 में जब संविधान को 50 वर्ष पूरे हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और वाजपेयी ने यह मुद्दा खड़ा किया था कि अब संविधान समय के अनुसार बदलना चाहिए। तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रपति है के.आर. नारायणन, उन्होंने खुले तौर पर वाजपेयी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और भारत के संविधान को बदलने की बात करने वाले सरकार को आड़े हाथ लिया था। अगर भारत के इतिहास में राष्ट्रपतियों में से अगर पहले नंबर का अगर कोई राष्ट्रपति है तो केरला के के.आर. नारायणन है, जिन्होंने वाजपेयी को और आरएसएस बीजेपी को उनकी औकात दिखाई थी और संवैधानिक अधिकार का समुचित उपयोग किया था। तो 50 में उन्होंने संविधान बदलने की बात की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो ब्राह्मण लोगों का सन 2000 तक ये स्टैंड था कि भारत के संविधान को बदलने का स्टैंड लो। और 2014 में सत्ता में आने के पहले मोहन भागवत का इंटरव्यू है, या मोहन भागवत ने अपने लोगों को कहा हमें सत्ता इसलिए चाहिए ताकि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सके, बहुमत अगर मिलेगा तो हम संविधान बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाएंगे। ये उन्होंने 2014 के पहले बयान दिया। 2014 के पहले 2013 आया। 2013 में इन लोगों ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट
और बीजेपी और तथा कांग्रेस, ये सारी ब्राह्मण लॉबी इकट्ठा आ गई और ईवीएम में गड़बड़ी होती है ये स्वीकार करते हुए भी ईवीएम को बरकरार रखा और लोतापोती के तौर पर वीवीपीएटी लागू करेंगे ऐसा कहा। अभी तक वीवीपीएटी को लागू नहीं किया, सब नाटक है, ड्रामा है। अब बीजेपी के लोगों का हौसला बढ़ गया है कि अब ईवीएम हमारे पास है, एक हथियार हमारे पास है। और पिछले चुनाव में बीजेपी के लोगों ने, सांसद ने, एक नेता ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें 400 पार सीट चुनकर लानी है। अब 400 पार क्यों सीट चुनकर लानी है? तो भारत का संविधान बदलना है। तो लोगों में एक लहर पैदा हो गई थी कि बीजेपी को इसीलिए हराना है क्योंकि बीजेपी की निर्विवाद रूप से अगर सत्ता आएगी तो भारत का संविधान बदलेंगे। अब 2029 में चुनाव आएगा, अब चल रहा है 2025 और 2025 जो वर्ष है वो आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और आरएसएस ने सेंट्रल लेवल की मीटिंग लिया और मीटिंग लेकर ये कहा कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष आरएसएस धूमधाम से नहीं मनाएगा बल्कि आरएसएस गुप्त रूप से संगठन का ढांचा बढ़ाने का काम करेगा, उसके ऊपर ही फोकस करेगा। तो आरएसएस ने गुप्त रूप से ये योजना बनाई कि शताब्दी वर्ष को सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध करेगा तो बैकवर्ड कास्ट के लोग विरोध करेंगे, खासकर की शेड्यूल कास्ट के लोग आरएसएस का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे। तो उनको गुमराह करने के लिए, उनको प्रतिक्रियावादी मूवमेंट चलाने के लिए स्वामी आनंद स्वरूप को आगे किया है ताकि आनंद स्वरूप के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुमराह किया जाए। ये एक बड़ी आरएसएस की सोची समझी चाल है। इसके दो हिस्से को हम देखना होगा। एक हिस्सा संविधान ही अंग्रेजों का है। एक 72 में 1972 में नवाकाल एक अखबार चलता है बॉम्बे से, उसमें माधव गोलवलकर की मुलाकात आई थी। उसने कहा था कि संविधान क्या है, एक गुदड़ी है। यानी महाराष्ट्र में ऐसे कहते हैं कि फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके जो कपड़ा बनाते हैं सोने के लिए, उसको उसने गुदड़ी कहा था। वो उस तरीके से, यानी इधर से चोरी किया, उधर से उधार लिया और सबको इकट्ठा करके संविधान बनाया। ये गोलवलकर का कहना था आरएसएस के। यानी भारत का संविधान इधर उधर से लेकर बनाया हुआ है। एक थॉट इन्होंने डाला, दूसरा थॉट उन्होंने 2014 के पहले डाला कि ये संविधान ही अंग्रेजों का है। 2014 के पहले का संविधान को बदलने के लिए बीजेपी को सत्ता में आना जरूरी है और 2024 के चुनाव के पहले कहा कि 400 पार हमें बहुमत चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। तो ये सारी पार्श्वभूमि को देखकर अब ब्राह्मणों को लगा कि हमने संविधान बदलने के लिए आग्रह किया तो देश में संविधान असुरक्षित है, ये माहौल क्रिएट हो गया। तो अब ब्राह्मणों ने दूसरी बौद्धिक लेवल की, जिसको गेम कह सकते हैं, वो शुरू किया और ये उनका पुराना फेमस गेम है। किसी बात को अगर विरोध करते हुए भी खत्म नहीं हो रहा है तो उस महान बात को एसिमुलेट करो, उसको स्वीकार करो, उसको आत्मसात करो। जैसे महान बुद्ध को, बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध हमारे हो गए। महान बुद्ध को विरोध किया फिर भी बुद्ध खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने कहा हमारे विष्णु का अवतार बना लिया। अब अंबेडकर को विरोध किया। अब उनके नेता अगर अंबेडकर ब्राह्मण है अब उसी तर्ज पर ये कह रहे हैं कि संविधान हमारा है, अंबेडकर का नहीं है। अब अंबेडकर को आउट करो, संविधान हमारा है और किसी क्लर्क ने, बीएन राव ने इसको बनाया है और इसका क्रेडिट उसको देना चाहिए। ये दो उसके एंगल है जी। ये सबसे ज्यादा ये बात चल रही है कि बीएन राव ने बना दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसा क्या एविडेंस है? मान लेते हैं कि जो संविधान सभा जो बनी थी वो तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह थे उनको ही हैंड ओवर किया गया था। उनका कुछ है क्या? उन्होंने क्या कहा है कि किसने उनको हैंड ओवर किया था, किसने सौंपा था या किसने उनको दिया था? आपका सवाल इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि शायद पंडा आनंद स्वरूप इसको सुनकर सुसाइड न कर ले।
आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित किया कि एक तस्वीर फेमस है, और वो तस्वीर क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसी एक फेमस तस्वीर है। यानी ये तस्वीर ही अपने आप में एक सबूत है। अगर ये BN राव के द्वारा संविधान बनाया गया होता तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सुपुर्द करने के बजाय BN राव को सुपुर्द करना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ क्या? चलो हम संविधान सभा की ही बात करते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो लगभग 2 साल संविधान का कार्य चला, लंबा बहस के साथ कार्य चला, और नवंबर 1949 को संविधान सभा का काम पूरा हो गया। और जब काम पूरा हो गया, वोट ऑफ थैंक्स शुरू हुआ, तो सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही धन्यवाद दिया। किसी ने भी BN राव का जिक्र तक नहीं किया। किसी ने भी BN राव को कहां से नाम कहां से आ गया अचानक से BN राव का? किसी ने भी BN राव को वोट ऑफ थैंक्स नहीं किया, बल्कि BN राव का जिक्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण में आया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट में ये वक्तव्य दिया कि इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक मुखर्जी, एक 7 मेंबर में से केवल उन्होंने 2 ही लोगों का नाम लिया, एक मिस्टर मुखर्जी का और दूसरा BN राव का। तो एक लास्ट में उनका नाम लिया और एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के तौर पर उनका नाम लिया। मगर उसी संविधान सभा की नवंबर महीने में जो कार्रवाई हुई है, आप संविधान सभा के खंड नंबर 7 पेज नंबर 231 पर एक महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य मिस्टर TT कृष्णमाचारी ने अपने वक्तव्य में जो कहा, वो वक्तव्य क्यों हाइड कर रहे हैं आनंद स्वरूप? अपने मतलब इनकी औकात क्या है? झूठ बोलो, कुछ भी बोलो मगर झूठ बोलो, सच्चाई को छुपा दो। TT कृष्णमाचारी ने अपने वक्तव्य में 1949 में लास्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को थैंक्स बड़े शब्दों में अब तक क्या काम हुआ उसका इतिहास ही बता दिया। उन्होंने कहा, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने यानी राष्ट्रीय कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो गई है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे, संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान को लिखने का भार, पूरा भार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। मतलब क्या करोगे? संविधान सभा में ये बात कही गई है। संविधान सभा में ये बात कही गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, वहां तो नाम ही नहीं है BN राव का। हाँ, वहां तो जिक्र भी नहीं है कि सारा जिम्मेदारी तो अंबेडकर साहब के कंधे पर आ गई और डॉक्टर अंबेडकर ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उनको वोट ऑफ थैंक्स किया गया। कुछ ब्राह्मण लोग तो इतने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतने शब्दों का बखान कर रहे थे, आप वो डिबेट वैल्यू में देखेंगे तो कई सदस्यों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आधुनिक मनु की उपाधि से नवाजा। मतलब उनकी जो आदत है कि विष्णु कहना, मनु कहना। जी। मगर इसके पीछे तारीफ करना उनका लक्ष्य था। तारीफ था। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तारीफ कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, तारीफ कर रहे हैं। तो आनंद स्वरूप जो काम कर रहे हैं वो अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे टीम वर्क है
और वो टीम वर्क क्या करना चाहते हैं कि भारत के संविधान को ही खत्म करने के लिए अब तक उनकी जो योजना थी वो पूर्णतः विफल हो चुकी है। तो उन्होंने उनका पुराना फार्मूला अपनाया है, अंबेडकर को ही अगर वहां से माइनस कर दिया जाए तो ब्राह्मण BN राव को उसका कर्ता धर्ता बताया जाएगा। तो ये ब्राह्मण लोगों की फट्टी है। मैं फट्टी इसीलिए कह रहा हूं कि आनंद स्वरूप को आज तक या किसी चैनल पर बुलाते और हम लोगों को उनके सामने डिबेट के लिए बुलाते, तब माना जा सकता था कि ब्राह्मणों में कोई नैतिक मतलब नैतिक कोई बातें हैं। वन वे प्रचार कर रहे हैं। डिबेट कर लेते हैं ना, एक बार खुला डिबेट कर लेते हैं ताकि सबके सामने आ जाता कहाँ पे लिखा है, क्या बातें हैं क्या नहीं। जी, जैसे आपने उसको खुला डिबेट के लिए निमंत्रण दिया, मगर ब्राह्मणवादी लोग ऐसा नहीं करते। और मैं आज भी गारंटी देता हूं कि आज भी भगोड़ा बन के ही वो जाएगा। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं मैं, आप सब लोग देखिएगा आज भी कहीं भगोड़ा ही बनेगा, उसमें इतना गुर्दा है नहीं अगर कि वो यहाँ पे डिबेट अगर आनंद स्वरूप अगर आ गया तो मैं हाथी पर बैठकर मिठाई बांटूंगा। मुझे आनंद स्वरूप को चुनौती देना है कि उसको आना चाहिए। अगर वो एक बाप की औलाद है तो उसको आना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें जो वो जो किताब थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उसमें भी उन्होंने जो जिक्र किया था तो उसमें कहीं कुछ तो क्रेडिट दिया होगा ना उन्होंने। जी, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के संविधान सभा के एक प्रमुख व्यक्ति में से है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1951 एक किताब प्रसिद्ध की, हमारा संविधान। उसके अंदर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बखान किया है, मगर BN राव का कहीं जिक्र भी नहीं किया है। ये वाली यही किताब है ना, ये जो पढ़ दूं क्या मैं इसको? हमारा संविधान, मतलब कहीं उसका जिक्र भी नहीं है। मतलब वो एक संदर्भ के साथ वो बातें आ गई। जी, खास एक बात है कि भारत का संविधान किसकी वजह से बना। RSS आजादी के आंदोलन में सहभाग नहीं थे। RSS के हेडगेवार गोलवलकर का कोई सहयोग नहीं था, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल बना रहे थे तब RSS के लोगों ने संविधान भी बना रहे थे, हिंदू कोड बिल बना रहे थे, तब RSS के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए। तो RSS के लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, संविधान बनाने की प्रक्रिया के लिए? सावरकर जो थे वो 6 बार, हाँ जी, इसमें तो ये लिखे हैं कि जो बाकी समिति है, जो सर्वे थे, ये सारी चीजें थी, वो ईंट और गारे की तरह काम की है, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अंतिम रूप और आकार का निश्चय लेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, जिसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर थे। तो ये तो साफ साफ उन्हीं का ही एकमात्र नाम लिए है और किसी बंदे का नाम ही नहीं है इसमें पूरा का पूरा। ये कैसे कह रहे हैं सबके ड्राफ्टिंग वो किए थे, ये किए थे, और ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जिनको हैंड ओवर किया गया, वो व्यक्ति सिर्फ एक ही नाम लिए हैं, डॉक्टर अंबेडकर, तो वो अपनी किताब में। तो ये तो साफ साफ ये सबूत है, ये पता नहीं है अंट स्वामी कहाँ से आ गया है। अच्छा, इसका एक और मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ आपको। ये कुछ और बातें कहा है, उसका भी जवाब मेरे ख्याल से लोगों को मिलना चाहिए, वो मैं आपसे इसका थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं। मेरे प्यारे देशवासी, हूं तब तब मेरे मन में होती है। ये 1928 के साइमन कमीशन की बातें हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया, उस पूरे कमीशन में साइमन के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल था। ये साइमन कमीशन कहा कि एक ऐसा कानून की समीक्षा होगी जब पूरे दल में एक भी भारतीय नहीं होंगे, लेकिन अंबेडकर उनके साथ खड़े थे, और अंबेडकर उनके साथ खड़े थे, और साथ ही नहीं खड़े थे, जगह जगह। तो यहाँ पे ये साफ साफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ बताता है। फिर आगे चल के ये देखें क्या और जोड़ता है इसमें। भगत सिंह के नेतृत्व में
चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि आदि क्रांतिकारी प्रजा सेना क्या बनाए थे वो, उनके नेतृत्व में सैंडर्स की हत्या का संकल्प लिया गया। सैंडर्स की हत्या हुई और कहा गया कि लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया। अच्छा जी। जो भगत सिंह साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले रहे थे, तब अंबेडकर ने भगत सिंह का विरोध किया था। अब ये देखिए, ये क्या कहता है कि इन्होंने भगत सिंह का विरोध किया था। और सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये अंबेडकर क्या चीज थे, लोगों को जानना चाहिए कि केवल अंग्रेजों की प्रशंसा के चक्कर में हमारे क्रांतिकारियों के साथ कभी नहीं खड़े हुए, कभी नेताओं के साथ खड़े नहीं हुए, हमेशा और हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े हुए। तो आप दो आदमी को कैसे एक साथ रख सकते हैं? तो ये जो है, ये यहाँ पे इसका कुल कहने का मतलब है, आपने समझ ही गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। मैं आपसे इसका उत्तर जानना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहा है। जी। पहली बात यह है कि किसी का भी संदर्भ किसी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी साइमन कमीशन भारत में क्यों आया है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और वो जब बातें बताई गई है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, वो उसकी वजह नहीं बताते, केवल जिक्र करते गो बैक साइमन। 1918 में जो साउथ ब्यूरो कमीशन इंडिया में आया था, तब बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स में सबसे बड़े लीडर थे शाहू छत्रपति महाराज। और शाहू छत्रपति महाराज ही थे जिन्होंने साउथ ब्यूरो कमीशन के लिए बैकवर्ड कास्ट की तरफ से भास्कर राव जाधव को रिकमेंडेशन करने के लिए कहा, और उन्होंने लिखित निवेदन दिया, ज्ञापन दिया। और इधर से डिप्रेस क्लास, अनटचेबल क्लास की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मांग रखने के लिए कहा कि हम ब्राह्मणों को नेता नहीं बना सकते, हम हिंदू नहीं है। ये बात बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने भी किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अथनी में, अकोला में, अहमदनगर में, पूना में, महाराष्ट्र के अलग अलग सूबों में एक वक्तव्य दिया, तेली, तंबोली और पुन भट्टो को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। तो तिलक का जो रोल था, वो जो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें केवल और केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा, ये था। और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को उनके जाति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ये स्टैंड था। 1818 में शाहू महाराज इस आंदोलन के पीछे थे, और साउथ ब्यूरो कमीशन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ब्राह्मण लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं, मगर भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती, तब तक भारत को आजादी के लिए लायक नहीं माना जा सकता। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने सुधारना अधिनियम, सुधारना का कानून के तौर पर किस्तों की आजादी की घोषणा किया। तो 1918 के बाद अगला कमीशन आएगा 1928 में। तो उन लोगों को मालूम है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो 1918 में जो बातें तिलक के कारण हो नहीं पाई, वो बात 1928 में होगी, ऐसा ब्रिटिशों का कहना था। और 1928 में आ गए साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के सामने वही सवाल था कि इस देश में अगर आजादी दी जाएगी तो किसके हाथ सौंपी जाएगी। तो यहां जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनके नुमाइंदों को ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कहा था। तो कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार तंत्र का स्वागत किया, बहिष्कार तंत्र का अपनाया, और जाट नेता थे सर छोटू राम, इन्होंने वेलकम किया। उत्तर प्रदेश में आहिरों के नेता थे, उन्होंने वेलकम किया। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने वेलकम नहीं किया, कई बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया, क्योंकि ये संविधान बनाने की प्रक्रिया थी और अधिकार देने की प्रक्रिया थी। इसमें एक पॉइंट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विचार करना, मताधिकार का विस्तार और विधायकों का विस्तार, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करना और मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनाना। तो ये जो बात है यहाँ पे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विचार करना, इससे तो हर एक जो जाति है उसका प्रतिनिधित्व भी तो वो दे रहा था, और ये चाहते थे कि ये प्रतिनिधित्व न मिल पाए किसी एससी को, किसी एसटी को, किसी ओबीसी को।
इसीलिए ये विरोध कर रहे थे। अरे वो संविधान बनाने की प्रक्रिया को विरोध कर रहे थे, और उनका खुल्लम खुल्ला विरोध इसीलिए था क्योंकि उस संविधानिक प्रक्रिया में बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, अनटचेबल लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार मिलने वाला था, उनको एक पहचान मिलने वाली थी, और ब्राह्मण लोग अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन की बदौलत भारत का संविधान बना, तथाकथित आजादी के आंदोलन की बदौलत भारत का संविधान नहीं बना है। अब उस घटना के साथ वो भगत सिंह को जोड़ रहा है। अगर तुम भगत सिंह के इतने हमदर्द हो तो भगत सिंह ने तो खुल्लम खुल्ला कहा मैं नास्तिक क्यों। तो अरे पंडे, तुम्हें उसकी वकालत करने की क्या जरूरत है? उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा उन्होंने माफी नहीं मांगी, देश के लिए उन्होंने माफी भी तो नहीं मांगी थी। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी सावरकर की तरह। हाँ, वो माफी वीर नहीं थे। इसको माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो आनंद स्वरूप है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर ये माफी नहीं मांगता है तो भारत में इसकी ठुकाई हो सकती है। हाँ, जिस तरह से इसके बात कर रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने चुनौती दिया उसको माफ नहीं किया गया है, चाहे वो शौरी हो या कोई शंकराचार्य हो। हमारे लोगों ने शंकराचार्य को नहीं बख्शा है, तो इसको कहां बख्शेंगे? अगर इसको इतनी हमदर्दी है तो आरएसएस वाले को पूछ ले, जाटों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे अभी तक? पटेलों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे अभी तक? मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे अभी तक? वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सड़क का आंदोलन कर रहे हैं, मगर अभी तक उनको 75 वर्ष हो गए, मगर अभी तक उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। कितने नालायक लोग हैं। जी, अगर साथियों आप में से किसी के पास भी इस मुद्दे से रिलेटेड अगर प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। तब तक मेरा एक और प्रश्न है। जब मैं इसकी क्लिप अभी चलाया था, उसमें एक बात ये बड़ा फोकस कर रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ महारों के नेता हैं और बाकी के SC ST और किसी के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये बात पर वो भी फोकस कर रहा था। मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, कितना इसमें सच्चाई है। तो चलो हम इसको आकलन करते हैं ऑन रिकॉर्ड। साइमन कमीशन में ड्रामा करने के कारण, विरोध करने के कारण ब्रिटिश लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका फैसला हम लंदन में करेंगे और वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को निमंत्रण था, कांग्रेस बड़ी संस्था थी, ब्राह्मणों को निमंत्रण था, मगर कांग्रेस ने यानी गांधी ने जाने से मना कर दिया पहले राउंड टेबल का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए, मुस्लिम्स लोग गए, एंग्लो इंडियन गए, अलग अलग रियासत के संस्थानिक गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता, बुद्धिमत्ता का वहां दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, और गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें उठाई थी, जो मुद्दे उठाए थे, उन सभी मुद्दों का विरोध किया। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मुद्दा उठाया था कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचा होना चाहिए, इलेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, आम लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, अनटचेबल लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, 2 बार वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये सारे मुद्दे उठाए और गांधी जी ने सभी बातों का विरोध किया। और गांधी जी ने उसका विरोध करने के लिए दलील दिया कि भले ही मैं बाय चॉइस अनटचेबल घर में पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मैं बाय बर्थ नहीं हुआ हूं, मगर मैं बाय चॉइस अछूत हूं। अंबेडकर हिंदुओं के नेता नहीं है, मैं ही हिंदुओं का नेता हूं, और अंबेडकर अछूतों के भी नेता नहीं है। ऐसा स्टैंड गांधी ने लिया। और गांधी के इस विवाद के कारण देश भर के लोगों को ब्रिटिश लोगों ने लिखित में तार भेजने को कहा, टेलीग्राम भेजने को कहा। तो देश भर के लोगों ने टेलीग्राम भेजे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हजारों की तादाद में टेलीग्राम गए, और गांधी जी के समर्थन में केवल 2 टेलीग्राम गए। अब उसमें जिन जातियों का उसने जिक्र किया है, वो वाल्मीकि जाति कह रहा है ये तो
बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने 1925 को अमित चंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने भंगी कम्युनिटी को वाल्मीकि कहना शुरू किया, तब से वाल्मीकि शब्द आया और आरएसएस बीजेपी के लोग। पंजाब के भंगी लोगों ने अंबेडकर को देखा नहीं था, उन्होंने खून निकाला और खून से अंगूठे लगाए और एक पढ़े लिखे ने उस टेलीग्राम पर लिखा, अंबेडकर केवल हमारे नेता नहीं है, हमारे खून के नेता है, ये हम हमारे खून से लिखकर भेज रहे हैं। जब उस समय के हिंदू महासभा है, आरएसएस है, कांग्रेस है, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उभरते हुए नेता थे, तब बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे थे, तो देश भर के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नेता माना था। अब ये जो बंदा है, ये उकसाना चाहता है, ये लड़ाना चाहता है, ये झगड़े लगाना चाहता है, क्योंकि ब्राह्मणों को डर है कि इन सारे लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर ने 1700 जातियों को शेड्यूल कास्ट पहचान दिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही है जिन्होंने शेड्यूल ट्राइब का वर्ग बनाया और उन्हें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए मरने और मिटने के लिए शेड्यूल ट्राइब तैयार है, मरने और मिटने के लिए शेड्यूल कास्ट तैयार है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 में बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन का प्रावधान किया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। ओबीसी का जो ओबीसी शब्द है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। तो भारत में 6500 जातियों को 4 टुकड़ों में, 4 क्लास में जोड़ने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। माइनॉरिटी को भी अपने रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया, महिलाओं को भी ये राइट दिया। तो ये 3.5% वाले ब्राह्मण लोगों को जलन हो रही है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ वो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस अंड संड आनंद स्वरूप को उसकी जगह दिखाने की जरूरत है और राष्ट्रपति के नाम पर हम ज्ञापन देंगे। हम टेस्ट करना चाहते सीजीआई को और राष्ट्रपति को, और सीजीआई और राष्ट्रपति को हम लोग जल्द से जल्द एक ज्ञापन देने वाले हैं और इस अंड संड आतंकवादी आनंद स्वरूप को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। इसके लिए हम भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को और सीजीआई को हम निवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे। आज से केवल सप्ताह में, आज से जो सप्ताह भर के बाद हम ज्ञापन देने का अभियान चलाएंगे और देखते हैं कि आनंद स्वरूप को अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमारा जो महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए हमारा जो अभियान है, अगर वो इस अभियान को मान्यता नहीं देते हैं तो फिर हम लोग इस मुद्दे को भी उसके साथ जोड़ेंगे और सप्ताह भर में हम इसका बंदोबस्त करने का प्रयास करेंगे। जी जी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बलवीर सिंह जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एसजे सर जय भीम, बीएन राव तो कैंसर से मरा था 1953 में। हाँ, वो तो ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड में मर गए थे, इंस्टाइन कैंसर था उनको, और वो 7 ईयर्स सरवाइव करके, क्या प्रोपेगेंडा है पंडो का सर, एक बात करनी थी, कैन यू प्लीज एड मी। अच्छा जी, मतलब 7 साल अब ऐसा केस था उनके साथ ऑलरेडी, तो ये क्रेडिट पर क्रेडिट दिए जा रहे हैं सब। अच्छा, इसके बाद से सैमी अंजलि जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपका। और डॉक्टर बंस बहादुर जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे इंडिया कंपैरिजन लिखते हैं, 250 प्लस रामायण एंड 20 प्लस महाभारत, भारत की जनता को इन सभी संस्करणों के बारे में जानने और इस गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। ब्राह्मण जाति की किताबें ही एकमात्र हैं। हाँ, इसको इसीलिए तो इसमें सारी चीजें बताई जा रही हैं कि उनमें क्या गलतियां हैं, क्या भ्रांतियां हैं, किन चीजों को अपडेट करना है ताकि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके। संबोधि कड़वे जी लिखते हैं, सर आप बहुत दिन के बाद आए, थैंक्स फॉर एजुकेशन। नहीं शंभोधि जी, मैं बहुत दिन के बाद नहीं, रेशनल वर्ल्ड पे हमेशा प्रोग्राम चलते रहता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप शायद डॉक्टर विलास खराज जी के बारे में बोल रही हैं। और जी जी इसके बाद
हाँ, इसके बाद से अर्चना कुलकर्णी जी यहाँ लिखती हैं, वी ऑल आर सपोर्ट यू फॉर धोती खोल प्रोग्राम। अच्छा जी, अर्चना जी जरूर, ये धोती खोल प्रोग्राम चलते रहेगा। और फिर यहाँ पे कमलकांत घरे जी ने मेंबरशिप लिया है, कैलाश जी ने भी मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आप सभी का। अच्छा, मैं अभी जो महाबोधि महाविहार चल रहा है उस पे लेटेस्ट क्या अपडेट है? हाँ, उसके संदर्भ में मैं जानकारी देता हूँ, मगर मैंने जो सप्ताह भर का समय दिया था, अब हम टेस्ट करना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और सीबीआई का, कि एक अंड संड साधु को वो लगाम क्यों नहीं लगा रहे। हम उन्हें सीधा पूछने का काम करेंगे और उसके लिए लोकतांत्रिक ढंग से हम पूरे देश भर में ज्ञापन देने वाले आने वाले 26 जून को स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा देश में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं और आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसे गुंडों को आगे करेंगे और देश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, तो फिर इसके लिए उनको ही जिम्मेदार माना जाएगा। ये मैं सूचना के तौर पर देश भर के तमाम लोगों को जानकारी दे रहा हूं और सोशल मीडिया के जरिए से हम सभी लोगों को उसका ज्ञापन भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, अब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो स्टेटस है वर्तमान में, हमारे आदरणीय भिक्खू विनयाचार्य जी को प्लान वे में अरेस्ट किया गया और उसके लिए 12 तारीख को सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने काल्पनिक शिवलिंग की पूजा की और 10 बजे के दरमियान ढुंगेश्वरी पहाड़ी पर उपासक उपासिका और भिक्षुओं को पंडे लोगों ने डंडे से मारा। यानी 12 तारीख को लोगों ने शांति बरती, 13 तारीख को भी लोगों ने शांति बरती। तो आरएसएस के लोगों को लगा कि इनकी पिटाई हम लोग कर रहे हैं, मगर ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 13 तारीख को शाम के समय में लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे, वहां पर बवाल किया, जय श्री राम के नारे लगाए, लोगों को उकसाया गया, लोगों को मार पीटने के लिए आ गए। तो वह भंते विनयाचार्य जी को कुछ महिलाओं ने टेलीफोन करके बुलाया और वहां वो अगर नहीं जाते तो जरूर वहां फसाद होता, आरएसएस के लोग ही करते और नाम हमारे समाज बहुजन समाज का लेते या भिक्षुओं का लेते, मगर उन्होंने वहां जाकर परिस्थिति को कंट्रोल किया और फसाद का माहौल कंट्रोल किया। तो आरएसएस बीजेपी और वहां का बिहार प्रशासन चाहता था कि ये हो जाए, मगर हो नहीं रहा था। तो सवेरे 2 बजे उनको एक ढंग से किडनैप किया, उनको हाईजैक किया और उनको जबरन थाने लेके गए और उसके लिए गुप्ता नामक जो आरएसएस का वर्कर था उसने अटेम्प्ट टू मर्डर के नाम पर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने आकलन किया कि इस आंदोलन को बौद्धिक लेवल पर और मासेस लेवल पर कंट्रोल कौन कर रहे हैं, बंते विनयाचार्य जी कर रहे हैं, डॉक्टर विलास खरात कर रहे हैं, उनकी टीम कर रहे हैं, उनके भिक्षु संघ कर रहा है। तो उन्होंने प्लान वे में मुझ पर और बंते विनयाचार्य के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया। अब बेल मिलना आसान प्रक्रिया है, पहले तो रिजेक्ट किया, सप्ताह भर तक तो रिजेक्ट किए हुए बेल पर तिवारी नामक महिला जज ने साइन नहीं किया। अब साइन किया, अब वो दूसरे कोर्ट में उसको सबमिट किया गया, कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। तो अब मंडे के दिन या सैटरडे के दिन उसके ऊपर, फ्राइडे के दिन उसके ऊपर बहस होना था, तो उस दिन जज आए ही नहीं। फिर वो मामला मंडे को चला गया, मंडे के दिन वो मामला ऐसा ही चला गया, 2 दिन और लेट हो गया। और अभी कल मैंने जानकारी लिया कि दस्तखत हो गई है, बस बहस के लिए लेना है, आर्गुमेंट के लिए लेना है। तो आप 5 दिन के लिए जज महाशय छुट्टी पर चले गए। तो अब ये अपडेट है हमारे पास कि भंते विनयाचार्य के ऊपर और मेरे ऊपर जो फर्जी एफआईआर हुआ है उसमें वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव है, गया जिले में कोई लोकल चुनाव है। तो ये अगर बाहर आएंगे तो गया जिले का ही मामला केवल प्रभावित नहीं होगा, बिहार की राजनीति भी प्रभावित होगी और देश भर में एक बड़ा आंदोलन का माहौल
क्रिएट हो सकता है, तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार बनते विनयाचार्य जी को रिहा नहीं करना चाहते हैं। अगर वो रिहा नहीं कर रहे हैं तो बिहार में बड़ा उग्र आंदोलन कर सकते हैं और बिहार में देश भर के लोग आ सकते हैं, पटना राजधानी में इकट्ठा हो सकते हैं। ये मैं सचेत कर रहा हूं बिहार गवर्नमेंट को, बिहार की जुडिशरी को। महाबोधि महाविहार ये लिबरेशन का मूवमेंट है, ये मान सम्मान का मूवमेंट है। किसी भिक्खु को जोर जबरदस्ती से जेल में ठुसाना और इस अंड संड साधु को, पंडे को कुछ भी बकवास करने के लिए अलाउ करना, ये क्या दर्शाता है? वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहा था कि वहां के भिक्खुओं को मारो, उसको कौन सी रोक लगाए? वो सीधे मारने पीटने की बात कर रहा था, हत्या करने की बात कर रहा था, जेनोसाइड की, तो खुला घूम रहा है। तो ये अब तक का अपडेट है। अगर ये बनते विनयाचार्य को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो राजनीतिक बवाल आ सकता है। बिहार लोगों का में बहुत ज्यादा गुस्सा है इस मामले को लेकर, बहुत ज्यादा बहुत गुस्सा बड़े है लोगों पैमाने में। पर गुस्सा है। जी जी जी, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर विलास खराज जी इस अपडेट को देने के लिए। और साथियों, आप सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि 12 तारीख के बाद से, यानी आप समझिए 18 जून हो चुका है, हमारा 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, किस तरह से टाल मटोल करके बनते विनयाचार्य जी को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस चीज पर हमें आगे काम करना है, कैसे वो जल्दी से रिहाई होंगे, पहले इस चीज को हम लोग को देखना है। और आज का छोटा ही सेशन रहता है, तो हम लोग आज यहाँ पे क्लोज करेंगे। और यहाँ पे आलम प्रभु आतांबे जी लिखते हैं जय भीम सर। हाँ जी, आपको भी जय भीम। फिर यहाँ पे अशोका इन्फोटेनमेंट लिखते हैं सिख आर स्प्रेडिंग सो मच हेट अबाउट बाबा साहब। नहीं, वो दरअसल वहां पे कुछ, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये क्या मामला चल रहा है? सिक्स आर स्प्रेडिंग, सिख लोगों में ये चीज प्रचारित की जा रही है बाबा साहब के खिलाफ, और जिसके कारण से कुछ मामले देखने को आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उर्ति तोड़ने के लिए कुछ को खड़ा किया गया। नहीं, वो और इस देश में सभी शोषित लोग एक साथ है। सिख धर्म भी समानता को मानने वाला वर्ग है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला वर्ग है, और जो भी अफवाहें फैलाई जाती है उनके ऊपर यकीन विश्वास नहीं करना चाहिए। इस देश का संविधान बचेगा तब इस देश का भविष्य है। मगर इस देश को खतरा अगर किसी से है, इस संविधान को अगर खतरा किसी से है, तो अंतिम बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो आज आपने चर्चा के लिए रखा है, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि एक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है जिनका नाम है मुशर्रफ साहब, एस मुशर्रफ साहब। ये महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है। ये मेरी आने वाली किताब है, इस महीने में प्रकाशित होने वाली महाबोधि महाविहार का जो फैसला है वो दिल्ली से प्रकाशित होने वाली है। तो मुशर्रफ साहब ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। देखिए ये कितनी खतरनाक टाइटल है। इस किताब पर अभी तक पाबंदी नहीं लाई, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने उसके अंदर जो डाटा डाला है वो महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस मिस्टर करकरे, इनके द्वारा जो तफ्तीश की गई है और उनके द्वारा आरएसएस के लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वो केवल बम ब्लास्ट का नहीं बल्कि देश के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने का, बम ब्लास्ट करने का, देश का संविधान बदलने की साजिश करने का एक आरोप आरएसएस के ऊपर हुआ है। फरीदाबाद 2008 में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मिस्टर पुरोहित ने जो बयान दिया, वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके रखा, और उसको सुनकर करकरे जी ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट की और कोर्ट में पेश किया। इसलिए ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से पेज पृष्ठ संख्या है, कुल मिलाकर 48 ऑडियो और वीडियो थे। तो फरीदाबाद की मीटिंग में पृष्ठ संख्या 61 पर कहा, देखो पुरोहित क्या कह रहा है, ये अंड संड जो साधु बोल रहे हैं ये बेवजह नहीं बोल रहे हैं, ये तो उसके आका बोल रहे हैं। पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित बोल रहा है, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, विल फाइट दिस नेशन, द नेशन, दिस नेशन इज नॉट अवर।
हम संविधान से लड़ेंगे, देश से लड़ना होगा, ये देश हमारा नहीं है। तो ये स्वामी आनंद स्वरूप क्या कर रहा है, कौन सी बात बोल रहा है? जब तुम्हारा आदमी ही कह रहा है कि ये भारत ब्राह्मणों का नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान बदलना है। पुरोहित कह रहा है वी हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। भारत आजाद हो गया है, आजाद होने के बावजूद भी पुरोहित कह रहा है हमें संविधान से लड़ना होगा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। यानी भारत का संविधान ये ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकारता है, और भारत का संविधान रद्द करना, भारत का संविधान नष्ट करना, इसका मतलब है ब्राह्मणों का राज आएगा। उपाध्याय ने जो कहा पेज नंबर 72 पर दर्ज है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, वी विल बी एक्सेप्टेबल टू अस, अनदर कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू प्लेस, देन द हिंदू राष्ट्र इज एस्टैब्लिश्ड। भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हमें यह अस्वीकार्य नहीं है, इसकी जगह पर एक दूसरा संविधान लागू करना होगा, तब हिंदू राष्ट्र का उदय होगा। और हिंदू राष्ट्र का उदय कब होगा? तो पुरोहित कहता है 14 स्मृतियों को इकट्ठा करो, नहीं तो एक ही मनुस्मृति को लागू करो। तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की साजिश है। और उस साजिश को नए एडिशन में लागू करने के लिए एक पंडे को आगे किया है, जो एक नियत, जो बिल्कुल एक गुंडा है और एक आतंकवादी गिरोह का सदस्य है। और इन विदेशी ब्राह्मणों ने पहले संविधान बदलने की चाल रखी, अब बाबा साहब अंबेडकर को इस संविधान से आउट करने का प्लान है। तो इन विदेशी ब्राह्मणों के बारे में आने वाले समय में वही सोचना होगा, जैसे अंग्रेजों के बारे में गो चले जाओ अंग्रेजों का नारा लगाया, उसी तरह ब्राह्मणों को भी क्विट इंडिया मूवमेंट क्या चलाना चाहिए, ये सवाल है। और इसके बारे में भारतीय लोगों ने सोचना होगा, क्योंकि भारत में रहने वाले ब्राह्मण लोग संविधान को ही नहीं अगर मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिन दहाड़े अपमान करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी टोपी वो मोदी जी को दिखाते हैं, वो हमारे बहुजन महापुरुषों का दिन दहाड़े अपमान करते हैं, तो क्या विदेशी ब्राह्मणों को भारत में रहने का अधिकार देना चाहिए? क्या अंग्रेजों की तरह क्विट इंडिया मूवमेंट ब्राह्मणों के खिलाफ शुरू करनी चाहिए? इसके बारे में आप सोचिए, चिंतन कीजिए। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विलास खरात जी, ये महत्वपूर्ण सेशन के लिए, तमाम तरह की जानकारियाँ प्रोवाइड करने के लिए। और देखिए लास्ट तक हम लोग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बने रहे हैं, लेकिन वो आनंद स्वरूप जो है नहीं आया। आज फिर भगौड़ा साबित हुआ, दोबारा वो भगौड़ा साबित हुआ है दोस्तों। आप ऐसे भगौड़े को आप समझ सकते हैं कि ये एक तरफ़ा जो है, ये किसी ने प्लांट किया हुआ है कि तुमको जाके बस ये बक देना है। क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनमें डिबेट का गुद्दा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लोज करते हैं और डॉक्टर विलास खरात जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी बात रखी है, पूरे डिटेल्स में बात रखी है। इंडिया कंपैरिजन यहाँ लिखते हैं, यदि हिंदू का अर्थ सब कुछ स्वदेशी है, तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। वे इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं कि केवल एक जाति की पुस्तकों को ही हिंदू मान लें? हाँ, वही तो बात है ना इंडियन कंपैरिजन जी। वैसे तो बुद्ध इनके 9वें अवतार हैं, लेकिन बुद्ध के त्रिपिटक में क्या लिखा हुआ है, त्रिपिटक की किताबों में क्या लिखा है, उससे इनको ना मतलब है। ब्राह्मण ने क्या लिख रखा है अपनी कपूर गाथाओं में, बस वही इनकी किताब है। और हिंदू नाम तो इनकी किताबों में कहीं नहीं लिखा, ना किसी भारत में। तो हिंदू कहाँ से बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।